Hello students, in this video we'll discuss chapter number 15, non-aligned movement. Beta, we have already discussed World War II, and after World War II, the whole world was divided into two powerful groups. One led by USA, United States of America, and another led by USSR. देखो जैसे वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है पूरी दुनिया दो पावरफुल ब्लॉक्स में ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। एक को लीड कर रहा होता है यूएसए और दूसरे को यूएसएसआर। ठीक है। अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जैसे कि इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, जो ये कहती हैं कि भाई हमें ना ही तो यूएसए के साथ जाना है ना ही तो यूएसएसआर के साथ जाना है। तो ये जो नाम है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये इन्हीं कंट्रीज़ को दिया गया है, इंडिया, इजिप्ट, यूगोस्लाविया, जिन्होंने कहा कि भाई हम किसी के साथ भी अलाइन ना होंगे, ना तो हम यूएसए के साथ अलाइन होंगे ना यूएसएसआर के साथ अलाइन होंगे। तो आई बात समझ में कि वर्ल्ड वॉर टू जीतने वाली जो ताकतें थी जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए, इनमें से ब्रिटेन और फ्रांस की कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। दो नए सुपर पावर हमें मिल गए, एक था यूएसए और दूसरा था यूएसएसआर, मतलब आज का रशिया। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई अब तो हम ही हैं, तो ये दोनों आपस में ही रेस करने लग गए, स्पेस में रेस, ठीक है, मिसाइल्स में रेस, आर्म्स, एमिनेशन, हर चीज़ में आपस में रेस कर रहे थे। और इन लोगों के बीच में फिर स्टार्ट हो जाता है बेटा कोल्ड वॉर। ठीक है। अब कोल्ड वॉर को कोल्ड वॉर क्यों कहते हो ये भी सुन लो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में कभी यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने लड़े नहीं बेटा, पीछे पूरी दुनिया को लड़ाने का काम किया इन्होंने, पर आपस में खुद नहीं लड़े, इसीलिए इस वॉर को क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नॉन अलाइन मूवमेंट। तो बेटा ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था ना, ये एमर्ज होता है कब, कोल्ड वॉर के टाइम में। ठीक है। अब कोल्ड वॉर कब चालू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया डिवाइड हो गई दो बड़े पावर ब्लॉक्स में। एक को लीड कर रहा था यूएसए और दूसरे को कर रहा था उस टाइम का सोवियत यूनियन, मतलब आज का रशिया। ठीक है। और बेटा ये वो टाइम था जब बहुत सारी अफ्रीका की और एशिया की कंट्री इंडिपेंडेंट हो रही थी, मतलब ताज़ी ताज़ी नई नई आज़ादी उन्हें मिल रही थी। और ऐसा भी क्यों हो रहा था बेटा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ना ही तो फ्रांस के पास इतनी पावर बची थी ना ब्रिटेन के पास इतनी पावर बनी थी कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक कॉलोनीज़ को संभाल पाते। तो ग्रेजुअली वन बाय वन बहुत सारी कंट्री इंडिपेंडेंट होती गई, एशिया की भी और अफ्रीका की भी। और बेटा जब ये आज़ाद हो गई तो इनकी अवेकनिंग का, इनकी स्वतंत्र सोच का ये बहुत बड़ा रिजल्ट था कि इन्होंने कोशिश की कि भाई हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। ये जो दो बड़े पावर ब्लॉक बन गए इसमें से हम किसी का भी पार्ट नहीं बनेंगे। मतलब हम बोलते हैं ना एक मेच्योर डिसीजन, हमने एक अवेकनिंग देखी एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ में कि जैसे ये आज़ाद हुए तो इन्हें कभी नहीं लगा कि यार हमें यूएसए को सपोर्ट करना चाहिए या हमें आज का रशिया, पुराना सोवियत यूनियन, इसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इनको लगा कि नहीं हम तो नॉन अलाइंड रहेंगे, हम किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एशिया और अफ्रीका की अवेकनिंग का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिला कि स्टे अवे, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनानी है, नहीं तो हमें इसके साथ एसोसिएट होना, नहीं तो उसके साथ। और ऐसा नहीं है बेटा कि हम किसी के साथ एसोसिएट नहीं हो रहे तो हम सबके दुश्मन बन गए, मतलब हम हैप्पीली सबके साथ रहेंगे पर हम किसी एक का पार्ट नहीं बनेंगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट, क्या मतलब है नॉन अलाइनमेंट का। तो बेटा नॉन अलाइनमेंट को आप कह सकते हो कि ये एक इंटरनेशनल पॉलिसी है जहाँ पर सोवरेन स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब कंट्रीज है और सोवरेन का मतलब वो सारी कंट्रीज़ जिनके इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने की जो पावर है वो उन कंट्रीज़ के पास खुद है। जैसे इंडिया आज़ाद हो गया, अब वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले सकता है, तो इंडिया को क्या कहेंगे, सोवरेन। तो बेटा जितनी भी सोवरेन कंट्रीज़ हैं उनकी एक इंटरनेशनल पॉलिसी थी जिसको नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, जिसमें वो कंट्री डिसाइड करती थी कि भाई हम किसी भी पावर ग्रुप के साथ, पावर ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं करेंगे अपने आप को। पर इस टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम किसी बड़े पावर ग्रुप के साथ अलाइन नहीं होंगे तो हम वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं रहेंगे,
है ना, हम वर्ल्ड अफेयर में एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेंगे। वर्ल्ड के जितने भी अफेयर्स होंगे, कहीं पर कैलेमिटी आएगी तो हमसे जो हेल्प होगी हम करेंगे, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ पर हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेंगे। पर हम पावर ब्लॉक का साथ, मतलब किसी भी एक पावर ब्लॉक के पास साथ नहीं है, जहाँ हमें लगेगा हम अपने अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। क्लियर है? फिर से नॉन अलाइनमेंट क्या है बेटा? एक इंटरनेशनल पॉलिसी है। किसने बनाई थी? सोवरेन स्टेट ने बनाई थी। यहाँ स्टेट का मतलब किससे? कंट्रीज से, जिसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ अपने आप को अलाइन नहीं करेंगे। पर इसी टाइम में हम ये भी कह रहे हैं कि हम एक्टिवली पार्ट लेंगे वर्ल्ड के अफेयर्स में और पूरी कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल पीस को, वैश्विक शांति को बढ़ावा दें। कभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने दे कि हमारी वजह से इंटरनेशनल पीस में कोई डिस्टर्बेंस आए। हम खुशहाली, हारमनी बनी रहे, इसकी भी कामना करेंगे, इसको भी प्रमोट करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ हमारे कॉपरेशन की नीड आएगी हम वहाँ कॉपरेट भी करेंगे। तो अब ये सोवरेन स्टेट्स कह रहे हैं कि हाँ, हम इंटरनेशनल पीस को, हार्मनी को, कॉपरेशन को प्रमोट करेंगे, वर्ल्ड अफेयर्स में एक्टिवली पार्ट लेंगे, पर पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो मेन फीचर्स थे नॉन अलाइनमेंट के, वो अब हम तो बेटा अब हम फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पहला फीचर है कि यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं आपस में, जितनी भी कंट्री नॉन अलाइनमेंट का पार्ट बनती हैं वो आपस में डिसाइड करती हैं कि हम पावर ब्लॉक्स का पार्ट नहीं बनेंगे, किसी भी एक पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। इट इज़ नॉट अलाइन टू एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स। ये जो पावर ब्लॉक्स बन गए हैं इनमें से हम किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्लियर है? सेकेंड नॉन अलाइनमेंट का फीचर था कि भैया हम अपोज करते हैं किसी भी प्रकार के मिलिट्री अलायंसेस को, क्योंकि एक बार हम मिलिट्री अलायंसेस बनाने लग गए इट मीन्स हम फ्यूचर में वॉर के लिए सोच रहे हैं। तो भाई ऐसे आपको अलायंस बनाने ही क्यों है? बिल्कुल नहीं बनाने। तो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो मेंबर्स थे वो अपोज करते थे किसी भी प्रकार के मिलिट्री अलायंसेस को, जैसे नेटो, सीटो, वॉर्सो पैक्ट। नेटो था यूएसए का और वॉर्सो पैक्ट था यूएसएसआर का। और बेटा एशिया की कंट्रीज ने मिलके बनाया था सीटो। ठीक है, तो ना ही तो नेटो का सपोर्ट हम करते हैं, ना ही तो सीटो का और ना ही तो वॉर्सो पैक्ट का। हम इन सब को अपोज करते हैं। ऐसा कोई भी मिलिट्री अलायंस बनना ही नहीं चाहिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी हमें नहीं चाहिए, वॉर्सो पैक्ट भी हमें नहीं चाहिए, और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हमें ये भी नहीं चाहिए। जितने भी कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट थी उन्होंने अपनी फ्रीडम को रिटेन किया और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस लिए। मतलब अब कई बार अगर आप एक पर्टिकुलर ब्लॉक को ज्वाइन कर लेते तो आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस पर्टिकुलर ब्लॉक के हिसाब से चलाना पड़ता। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, हम हमारी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रखेंगे कि भाई हमारी कंट्री के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं वो फैसला लें, रादर कि हम किसी ग्रुप के साथ मिलके उनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ को बनाएं। तो ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा, अब ऐसा नहीं है कि हम नॉन अलाइंड रहे तो हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम से दूर रहे, या हमें लगा होता है तो हो जाए दुनिया का नाश, हमें मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। जितने भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की कंट्रीज थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी वर्ल्ड अफेयर में। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पॉलिटिक्स में अमंग नेशन। इट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द पॉलिटिक्स अमंग नेशन। देखो, हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ नहीं है, पर वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल जितनी भी प्रॉब्लम है, उनको तो हम भी सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब ये है बेटा कि जो नॉन अलाइनमेंट था वो किसके लिए था कि भाई हम एक्शन लेंगे रादर दैन पैसिविज्म। हम हर बात में पैसिव नहीं रहेंगे कि मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, सब हम एक्शन लेंगे, है ना। पर एक्शन सिर्फ यूएसए के सपोर्ट में लेंगे या यूएसएसआर के सपोर्ट में लेंगे या वो कंट्री के प्रो रहेंगे, इस कंट्री के एंटी रहेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हमें लगता है कि ये डायरेक्शन हमारे वर्ल्ड को, इंटरनेशनल पीस को आगे की तरफ लेके जाता है, हम हमेशा उस डिसीजन के साथ रहेंगे।
इन लोगों ने कहा, जितनी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली जो कंट्रीज थी, उन्होंने कहा कि हम हर इशू को जज करेंगे मेरिट पे कि भाई किसके कितने फ़ायदे हैं, है ना, किसके कितने लॉसेस हैं, तो जो फ़ायदे वाली चीज़ होगी हम करेंगे, नुकसान वाला काम नहीं करेंगे। इट अपहोल्ड्स द राइट्स ऑफ द पीपल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस। हर व्यक्ति के साथ जस्टिस हो, हर व्यक्ति को उसकी ड्यू फ्रीडम मिले, इस बात का ध्यान हम रखेंगे। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल फ्रीडम है, ये सबको मिले, ये हम चाहते हैं। ठीक है, जस्टिस सबको मिले, फ्रीडम सबको मिले, और इस बात का ध्यान हम रखेंगे। और बेटा, नॉन अलाइनमेंट क्या था? एक पॉलिसी था जो आपको पूरी फ्रीडम देती है कि आप डिसाइड करो कि आप कौन सा एक्शन लेना चाहते हो। ठीक है, आपकी कंट्री की इच्छा क्या है, आप क्या एक्शन लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, इसके लिए पूरी फ्रीडम आपको दी गई। ठीक है, यही तो नॉन अलाइनमेंट था कि भैया आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के रिलेशन में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हुए क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, किस कंट्री से फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हो, इस सब के लिए आप बिल्कुल फ्री हो के आप ये डिसाइड कर सकते हो। यही तो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी। बेटा, अब हम पंचशील को डिस्कस करेंगे। क्या है पंचशील, किन कंट्रीज़ के बीच में ये साइन हुआ? तो बेटा, पंचशील साइन होता है 1954 में, 1954 में साइन होता है पंचशील। कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में? इंडिया और चाइना। ठीक है, इंडिया और चाइना साइन करते हैं एक एग्रीमेंट को, जिस एग्रीमेंट में 5 प्रिंसिपल होते हैं, और ये जो 5 सिद्धांत होते हैं, 5 प्रिंसिपल होते हैं, ये किसके होते हैं बेटा? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, क्योंकि भाई हम लोग आपस में मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहेंगे, इसके लिए 5 सिद्धांतों को इंडिया और चाइना साइन करते हैं। कब? 1954 में। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं बेटा? पंचशील। 5 प्रिंसिपल है ना, पाँच, तो इन्हें क्या कहा गया? पंचशील। और ये गाइडलाइन बने किसके? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। मतलब पूरी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी वो इन्हीं के पास रही। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल थे इन्हें कलेक्टिवली क्या कहा गया? पंचशील। इनिशियली ये कौन सी दो कंट्री के बीच में साइन हुए? इंडिया और चाइना। कब? 1954 में। पर पूरा के पूरा ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, ये इन्हीं पंचशील के सिद्धांतों के आसपास रहा। अब हम प्रिंसिपल्स देखेंगे बेटा। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, मतलब 5 सिद्धांतों में से जो पहला है वो ये है कि म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर। बेटा देखो, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, क्या डिसीजन आप ले रहे हैं, इसमें किसी दूसरी कंट्री का क्या कोई रोल होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम एक दूसरे की कंट्री के इंटरनल अफेयर में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आपको जैसे अपनी कंट्री को रन करना है आप करो, हमें जैसे करना होगा हम करेंगे। हम एक दूसरे की कंट्री की इंटरनल पॉलिसीज़ में, इंटरनल अफेयर में डिस्कस नहीं करेंगे। म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि हम एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा नहीं रखेंगे, कोई अग्रेशन एक दूसरे के खिलाफ नहीं रहेगा, नॉन अग्रेशन की पॉलिसी होगी। फिर इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, हम इक्वालिटी के सिद्धांत को अपनाएंगे। काय के लिए? म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं अपनी अपनी कंट्री का फ़ायदा देख रहे हैं, दोनों का फ़ायदा हो, इस तरीके से हम काम करेंगे। देन हम रिस्पेक्ट करेंगे बेटा एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी का मतलब जब एक कंट्री के पास अपने इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने की पावर होती है तो उसे सोवरेनिटी कहते हैं। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपने नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की टेरिटरी पे कभी भी अटैक कर दूं, बांग्लादेश पे कभी भी अटैक कर दूं, कभी भी अफ़गानिस्तान पे अटैक कर दूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा भाई। जिसकी जो बाउंड्री है, जो उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। पर बेटा आपको लगता है कि चाइना ने पंचशील साइन किया उसके बाद भी वो ऐसा करता है? चाइना तो कभी भी खड़ा हो जाता है, बोलता है अरुणाचल प्रदेश मेरा, साउथ चाइना सी मेरी, ये मेरा, वो मेरा, हमेशा तो यही करता रहता है वो। पर ठीक है, कोई बात मान लेता है, कोई नहीं मानता है। तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि कौन क्या कर रहा है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उससे हमें मतलब होना चाहिए। तो हमारी कंट्री इंडिया ने तो दूसरी कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इसका पूरा ध्यान रखा।
म्यूचुअल रिस्पेक्ट में रहे हैं हम हमेशा। कोई हमारे साथ नहीं रहा, वो उसकी प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसके साथ पास्ट में इतना धोखा हुआ है कि आज वो बहुत एग्रेसिवली हर चीज़ को बोलता है, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। हमें उससे मतलब नहीं, छोड़ो। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे हम एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का और सुवरेनिटी का, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। शांति से हर कंट्री डेवलप हो, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस साथ में हम सही तरीके से रखें। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, हर कंट्री एक दूसरी कंट्री से कुछ सीखे, कुछ अच्छा सीखे, और एक बहुत अच्छी वर्ल्ड को हम बनाएं। बेटा ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे ना, जो इंडिया और चाइना के बीच में शाइन हुए, जिन्हें हम पंचशील भी कहते हैं, उन्होंने ये एक प्रैक्टिकल शेप दिया उस कॉन्फ्रेंस को, जो कहाँ हो रही थी, बैंडुंग में हो रही थी। बैंडुंग कहाँ पर है बेटा? इंडोनेशिया। अप्रैल 1955 बैंडुंग में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडोनेशिया में। उसको प्रैक्टिकल जो शेप है वो देने वाले ये ही पंचशील के सिद्धांत या 5 प्रिंसिपल हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस थी उसको 29 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स ने अटेंड किया, जो एशिया और अफ्रीका के थे, ठीक है, इंक्लूडिंग फिलीपींस, टर्की, साउथ वियतनाम, कम्युनिस्ट चाइना एंड नॉर्थ वियतनाम। सी, ये जो 5 प्रिंसिपल्स थे, पंचशील के जो सिद्धांत थे, इन्होंने ये प्रैक्टिकल शेप दिया उस कॉन्फ्रेंस को जो बैंडुंग में हो रही थी उस टाइम इंडोनेशिया में, अप्रैल 1955 में। बैंडुंग कहाँ पर है बेटा? इंडोनेशिया। अब ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको अटेंड किया था 29 कंट्रीज़, जो एशिया और अफ्रीका की थी, इंक्लूडिंग फिलीपींस, टर्की, साउथ वियतनाम, कम्युनिस्ट चाइना, नॉर्थ वियतनाम, ये सब थे वहाँ पर। तो बेटा ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसे प्रेसाइड कौन कर रहे थे, चेयर कौन कर रहे थे? तो वो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर झाओ एनलाई भी बोल सकते हैं और चाओ एनलाई भी बोल सकते हैं। और बेटा जब आप चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन सुनोगे तो वो बिल्कुल अलग होगा। कई जगह इन्हें झाओ एनलाई बोला जाता है, कई जगह चाओ एनलाई बोला जाता है, तो बस इतना स्पेलिंग याद रखना है ना। तो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो इस कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड कर रहे थे, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे चाओ एनलाई बोल दो या झाओ एनलाई बोलो। और इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर और बाद में बने प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नसीर, वो भी इस पूरी कॉन्फ्रेंस को प्रेसाइड कर रहे थे। तो 3 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, झाओ एनलाई या चाओ एनलाई एंड जमाल अब्दुल नसार, ठीक है, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे और बाद में प्रेसिडेंट बने, कहाँ के? इजिप्ट के। अब बेटा जितने भी डेलीगेट्स यहाँ पर आए थे ना इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, वो कंडेम कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे किसकी? कॉलोनियलिज्म की। और इस बात पे जोर दे रहे थे, कॉलोनियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद। ये जो ब्रिटेन ने, फ्रांस ने किया ना, जगह जगह कॉलोनी बना के छोटी छोटी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को लूटा, अपनी कंट्री का फ़ायदा किया। ये कॉन्फ्रेंस में आए लोग इस कॉलोनियलिज्म की बुराई कर रहे थे और इस बात पे जोर दे रहे थे कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए किसकी? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की, ठीक है। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या है बेटा? अब बेटा किसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं? वो कंट्रीज़ जो ना कि कम्युनिस्टों के साथ थी, ना ही तो कैपिटलिस्टों के साथ थी, मतलब ना ही तो यूएसए के साथ थी, ना ही यूएसएसआर के साथ थी, उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। हमारा इंडिया भी क्या था? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जितने भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर्स थे वो सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के पार्ट होंगे। अब बेटा ये जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस थी इसने रास्ता खोल दिया इस बात के लिए कि भाई जितने भी ये न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हैं ना, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और एक दूसरे की हेल्प से बढ़िया अपनी कंट्री को आगे डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, विच लेटर ऑन ब्लॉस्ड इनटू नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो बैंडुंग कॉन्फ्रेंस थी इसने एक रास्ता बनाया कि भाई अब सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री कोऑपरेशन के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगी, बढ़िया तरीके से अपने आप को डेवलप करेंगी, है ना, और किसका पार्ट रहेंगी? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। बेटा अब हम ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। किसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे? नॉन अलाइन मूवमेंट के। देखो तो जो मुख्य उद्देश्य थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, वो ये थे। और अब बेटा हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, वो ये थे कि जितनी भी
अभी आज़ाद हुई कंट्रीज़ हैं ना, जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वो अपने आप को दूर रखेंगी किससे? सुपर पावर राइवलरी से, बिग पावर राइवलरी से। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये जो रेस लग रही है ना, आर्म्स रेस, स्पेस रेस, हाँ, इससे अपने आप को दूर रखेंगे। तो एशिया की, अफ्रीका की अभी अभी आज़ाद हुई, ताज़ी ताज़ी आज़ाद हुई कंट्रीज़ का कहना ये है कि हमारा उद्देश्य ये है कि अपने आप को दूर रखना, किससे दूर रखना? सुपर पावर राइवलरी से, और प्रोटेक्ट करके रखना, प्रिजर्व करके रखना अपनी न्यूली अक्वायर्ड इंडिपेंडेंस। भाई अभी अभी तो हमें आज़ादी मिली है, तो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको प्रिजर्व करेंगे, इसको नर्चर करेंगे। अब हम ये मुश्किलों से बहुत खून बहाकर हमें ये आज़ादी मिली है, इसको प्रिजर्व करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करेंगे। जो अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। हम उन सारे कॉजेज़ को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, जिनकी वजह से वॉर हो सकता है। अब फर्दर कोई वॉर हो, है ना, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए जितने भी कारण बनते हैं जो वॉर करा सकते हैं, हम उन्हें एलिमिनेट कर देंगे। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था टू प्रोटेक्ट द नासेंट फ्रीडम। ये जो अभी अभी मिली हुई हमें आज़ादी है ना, न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी एशिया की, अफ्रीका की, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी कॉलोनियल डोमिनेशन से। भाई 200, 250, 300, 500 साल तो हमारे ऊपर ये कॉलोनियल पावर रूल कर चुकी हैं। अब हमें ये नहीं चाहिए। हम अपनी नासेंट फ्रीडम, अभी अभी मिली जो आज़ादी है ना, और जो अभी पूरी तरीके से हमने इंजॉय भी नहीं की है, डेवलप भी नहीं हुई है अभी तो पूरी तरीके से, है ना, क्योंकि मेंटली तो हम अभी भी गुलाम है। टिल डेट हम लोग गुलाम ही है किसके? अंग्रेज़ों का। हमारा रहन सहन, खान पान किस हद तक चेंज हो गया है, हमारी सोच किस हद तक चेंज हो गई है। तो भाई ये यही बात कह रहे हैं कि भाई जो हमें न्यू बॉर्न, मतलब अभी अभी मिली जो हमारी आज़ादी है, नासेंट फ्रीडम है, तो ये जो न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ वो ये सोच रहे हैं कि भाई अब तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। भले ही वो कंट्री एशिया की हो या अफ्रीका की हो, दोनों मिलकर यही सोच रही हैं कि अब कॉलोनियल डोमिनेशन से हम अपने आप को बचा कर रखेंगे। इन्होंने कॉलोनियलिज्म को हमेशा क्या किया बेटा? अपोज किया। टू अपोज कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बेटा ये जो कॉलोनी बनाने की प्रथा थी, ये जो साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म की प्रथा थी, ये जो गोरे और काले को देखकर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना, ये ज्यूज़ है, ये जिप्सीज़ है, ये पॉलिश है, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसका हम अपोज करते हैं। साम्राज्यवाद का हम अपोज करते हैं, और कॉलोनियलिज्म का भी हम अपोज करते हैं। एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। क्या कहते हैं बेटा इसको? उपनिवेशवाद। कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद, इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब आप किसी के रंग को देखकर, किसी के फेशियल फीचर को देखकर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये नॉन अलाइंड कंट्रीज़ का कहना था। सोवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में सोवरेन इक्वालिटी होगी। ठीक है, इस बात का हम पक्ष लेते हैं। मतलब हर कंट्री के इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने की पावर उस कंट्री के पास खुद होगी। हम सारी कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस को एनकरेज करेंगे कि भाई कोई किसी का दुश्मन ना हो, सब आपस में मिलके फ्रेंडली तरीके से रहें, एक दूसरे को डेवलपमेंट में हेल्प करें। और फिर बेटा जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हो ना, देखो भाई हम एक फैमिली मेम्बर के साथ भी डिस्प्यूट कर लेते हैं। मतलब एक फैमिली में जितने मेंबर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कभी डिस्प्यूट नहीं होते, होते ही है ना। तो बेटा जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनको पीसफुली हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, शांति से बैठ के बातचीत करके उन्हें रिजॉल्व करेंगे। और बेटा फोर्स के यूज़ को तो हम पूरी तरीके से अपोज करते हैं और कोशिश करेंगे कि ये दोबारा कभी यूज़ ही ना हो। नागासाकी हिरोशिमा पे जो हुआ है उसका दुख सबको था बेटा। तो इन्होंने बोला कि हम कभी भी फोर्स का यूज़ तो नहीं करेंगे और न्यूक्लियर वेपन का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। यूनाइटेड नेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड पीस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था बेटा। एज एन ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड पीस के ऑर्गन के रूप में हम और ज़्यादा मजबूत करेंगे किसको? यूनाइटेड नेशंस को। मतलब कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस पावरलेस हो। ठीक है, हमेशा इसको और पावरफुल बनाने की, स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत सारे लोग रहते हैं,
मतलब दुनिया के सारे लोगों को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए उनको हम एडवोकेट करते हैं और प्रोटेक्ट भी करते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बेसिक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा भी इनका उद्देश्य था। देन एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को डेवलप करेंगे। क्या बेटा? एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जैसे न्यू भी कहा गया, उसको हम बिल्डअप करेंगे जो इक्विटी, इक्वालिटी और जस्टिस पे बेस्ड होगा। मतलब सारी दुनिया में सब लोगों के पास इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, कभी किसी की लाइफ में एज सच इन छोटी छोटी बातों को लेकर तो प्रॉब्लम ना हो, सबकी रिसोर्सेज पे बराबरी की हिस्सेदारी हो। तो हम एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बिल्डअप करेंगे जो बेस होगा इक्विटी पे, इक्वल हिस्सेदारी, इक्वालिटी समानता, जस्टिस पे। So students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. पंडित जवाहरलाल नेहरू के रोल को हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।